दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मिडाइवल इंडिया की, मध्यकालीन भारत की। हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट है या पीसीएस एस्पिरेंट है और कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसमें यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडाइवल इंडिया है, इसके अलावा जो एंशिएंट इंडिया है, तीनों ही इंपोर्टेंट रहते हैं। अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मिडाइवल इंडिया की। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उसको कैसे पढ़े इफेक्टिवली, उसके ऊपर वीडियो बनाया था। अब हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ही मैंने स्ट्रेटेजी की है और उसके अलावा मैंने इसको ग्राफ के जरिए और मैंने इसको चैप्टर वाइज कि हमें कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, हमें कैसे लिंक बिठाना है अपने, हम जब कुछ भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो वो कैसे लिंक बने एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके का जो मैंने बनाया है चार्ट, इसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी मिडाइवल इंडिया में, ठीक है, मध्यकालीन भारत में जो भी आपको डाउट रहते हैं बार बार समझने में, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल एम्पायर हो या इसके अलावा जो और छोटे छोटे साम्राज्य रहे हैं उनके बारे में जब पढ़ना होता है तो हमारा जो डाउट है बहुत बढ़ते जाते हैं। चाहे वो विजयनगर साम्राज्य हो, बहमनी साम्राज्य हो, ठीक है, या फिर हम और पढ़ते हैं पितहार वंश पढ़ते हैं, पाल वंश पढ़ते हैं, राष्ट्रकूट वंश पढ़ते हैं, चोल वंश पढ़ते हैं, ये सारे डाउट हमें लिंक नहीं बन पाते। भाई हम लोग कर क्या रहे हैं, पूरा मिक्स हो जाता है, ठीक है, जो मिडाइवल इंडिया है। तो आज के वीडियो केवल हम इन्हीं टॉपिकों को हमें किस तरीके से पढ़ना है, इन चैप्टरों को कैसे पढ़ना है, ताकि हमारा जो मिडाइवल इंडिया बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने और वो हमेशा के लिए एक लिंक बना रहे, अच्छे से याद रहे, आप लोग पढ़ते हो। क्योंकि आपको पता है कि ये जो मॉडर्न मिडाइवल इंडिया की जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास की, एक एनसीईआरटी है मध्यकालीन भारत की मिडाइवल इंडिया की, जिसके लेखक सतीश चंद्रा है, आपको पता है। तो ये बुक्स आपके पास होगी नहीं है तो आप लोग खरीद लीजिए, क्योंकि मिडाइवल इंडिया के लिए इससे अच्छी बुक्स आपको नहीं मिलेगी। यदि आप फर्स्ट टाइम मिडाइवल इंडिया को पढ़ रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, उसके लिए, क्योंकि हर कोई टीचर हो कोई भी, इसके लिए हर कोई सजेस्ट करता है कि भाई आपको मिडाइवल इंडिया पढ़ना है तो आपके पास सतीश चंद्रा बुक्स होनी चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट, जैसे कि विपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इसी प्रकार से। और चूंकि एनसीईआरटी है तो इसकी जो लैंग्वेज वो भी सिंपल रहती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर वाइज, इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं। ये बुक्स आपको देखने में बहुत ही छोटी, ज़्यादा मोटी नहीं है, आप लोग आराम से कवर कर सकते हो। यदि एक बार समझ में आ गया इसको भाई हम पढ़ना कैसे, तो बहुत जल्दी ही कवर कर सकते हो। क्योंकि हमें इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को बार बार हमारे जो डाउट रहता है वो किस पे रहता है कि भाई हमारा जो मुगल एम्पायर है और दिल्ली सल्तनत है, तो दो जो प्रमुख साम्राज्य है मिडाइवल इंडिया के अंदर, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर 12 की। देखो हमारा जो मिडाइवल इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यदि देखो यहाँ पे मैंने डेट लिख दी है, क्या 1750 AD से लेकर 1757 तक। 1757 तक भी कोई मानता है और कोई 1707 तक ही मानता। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। लगभग 1000 वर्षों का ये पूरा मध्यकाल है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, 1000 वर्षों का मध्यकाल, उसको हम लोग मध्यकालीन भारत या जो मध्यकालीन इतिहास है भारत का, वो इसको कहते हैं। अब क्या है कि जब हम बात करते हैं किसी मध्यकाल की तो हम लोग डायरेक्ट कहां से पढ़ने लगते हैं, दिल्ली सल्तनत से, तो गुलाम वंश आ गया, चलो मुगल एम्पायर आ गया, लेकिन हम उससे पहले का 400-500 वर्षों का जो इतिहास है वो नहीं पढ़ते, वो भी मध्यकाल के अंतर्गत ही आता है। कोई उसको प्राचीन काल में भी डाल देता है, लेकिन एक्चुअल में जो मध्यकाल है वो यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि इसी दौर में 7वीं शताब्दी में जो इस्लाम है उसकी उदय होती है, इस्लाम धर्म की उदय होता है, और तभी से एक जो अरब वर्ल्ड है उसमें इस्लामिक शासन स्थापित हो जाता है और पूरे विश्व स्तर पर जो इस्लाम है वो तेजी से बढ़ता है और जो इस्लामिक शासक है वो भी अलग क्षेत्रों में शासन करते हैं और उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 7वीं-8वीं शताब्दी में भारत में इस्लामिक शासन स्टार्ट होगा। हाँ, आक्रमण स्टार्ट हो गए, आक्रमण हुए, ठीक है, आपको पता 1712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला चैप्टर है वो इसी के बारे में है, भारत और बाहरी दुनिया। जो पहला चैप्टर है इसी के बारे में बताता। तो इसमें जो पहला चैप्टर है ये बताता है भारत और बाहरी दुनिया। इसमें यही बताया गया है किस प्रकार से जो यूरोप में क्या क्या चल रहा था मध्यकाल में 6वीं शताब्दी के बाद से, ठीक है, और जो इस्लाम है उसका किस तरीके से अरब संसार में किस तरीके से उदय हुआ। हम इस्लाम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये बहुत ही आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले वीडियो देखो तभी आपको समझ में आएगा हमें पढ़ना कैसे है, ठीक, कैसे समझ में आएगा। तो पहले चैप्टर क्या होगा, इस्लाम का उदय कैसे होता है, वो सारा इसके बारे में बताया जाएगा। इस्लाम का किस प्रकार से उदय हुआ और इस्लाम ने किस तरीके से अरब क्षेत्र में तेजी से ग्रोथ की, इसके बारे में होगा। अब यहाँ ये तो हो गया पहला चैप्टर, ये तो वर्ल्ड के जो सिनेरियो है उसके लेवल पे होगा भाई कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इस्लाम संबंधित क्या क्या हुआ। लेकिन अब हमें पढ़ना भारत के संदर्भ में चीजें कैसे क्या हुई हैं। तो हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है वो कहां से स्टार्ट होता है, 8वीं शताब्दी के मध्य से 750 AD से। इसका जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, देखो मैंने यहां पे चार्ट पूरा बना रखा कि पहले आपको
पार्ट ए में क्या पढ़ना है, पार्ट बी में क्या पढ़ना है, पार्ट सी में कौन से चैप्टर पढ़ने, पार्ट डी, पार्ट ई और पार्ट एफ में कौन कौन चैप्टर पढ़ने, आपको पूरा ही समझ में आएगा। दिल्ली सल्तनत चैप्टर, इसके बाद मुगल एम्पायर और इसके अलावा छोटे छोटे चैप्टर दिए हुए हैं। ये अलग अलग साम्राज्यों को बता रहे हैं कि जो जैसे कि जो राष्ट्रकूट वंश था, पिथार वंश था, ठीक है, इसके अलावा पल्लव वंश था, पाल वंश था, ये सारे इन चैप्टरों में कवर होंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले तो ये समझना होगा ना कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं, मतलब मॉडर्न जो मिडाइवल इंडिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे क्या पढ़े उसको। देखो अब हम शुरुआत करते हैं 8वीं शताब्दी के मध्य से। इसका जो सेकंड चैप्टर है वो क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल, मतलब 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक, मतलब इसको ऐसे मान सकते हैं 8वीं सदी से लेकर 700 ईडी से लेकर, ठीक है। लेकिन इसको जो हमारी मिडाइवल इंडिया वो 750 एडी से स्टार्ट होती है, मतलब 8वीं शताब्दी के मध्य से स्टार्ट होती है, 750 एडी से होती है। तो उसका मतलब यही है कि 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक, मतलब लगभग जो 200-300 वर्षों का जो कार्यकाल है, इसमें 3 साम्राज्यों का हुआ। अब ये साम्राज्य कौन थे, कौन से साम्राज्य थे, सेकंड चैप्टर पे निकालते हैं और तुरंत चलते हैं 3 चैप्टर, 3 साम्राज्य। तो इसमें मैंने छांट कर 3 साम्राज्य कौन से थे, पाल साम्राज्य, पिथार वंश और राष्ट्रकूट वंश। अब ये जो है पाल वंश हुआ, पिथार वंश हुआ, राष्ट्रकूट वंश था, इसमें से जो पाल वंश और पिथार वंश है ये उत्तर भारत में बहुत ही एक शक्तिशाली साम्राज्य थे। पिथार वंश हो गया पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में, पाल वंश पूर्वी भारत में था और राष्ट्रकूट जो वंश था वो साउथ इंडिया से रिलेट करता है और इसने कुछ जो महाराष्ट्र है उसके उत्तरी क्षेत्र में भी कब्जा कर लिया था, हालांकि उत्तर भारत उस तरीके से नहीं आ पाया। तो इस 3 साम्राज्यों के बारे में चर्चा की गई है कहां पे, सेकंड चैप्टर में। तो ये क्या होगा, अभी यहां पे हम कोई दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, केवल इन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेकंड चैप्टर हो गया। अब सेकंड 3 में क्या कह रहा है, चोल साम्राज्य, चोलास एम्पायर, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होता है, 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक। ये भी कहां पे, मध्यकाल में। और ये कहां पे, दक्षिण भारत में इसका बड़ी बोलबाला रहा चोला साम्राज्य का। कहां से, 9वीं सदी से 9वीं सदी से 12वीं सदी तक। तो आपको पता है 12वीं सदी मतलब 1200 ईडी तक लगभग, ठीक है, 1200 ईडी तक, क्योंकि 1200 ईडी के बाद तो दिल्ली सल्तनत स्थापना हो जाती है। तो तीसरा चैप्टर हमें इसके अंदर पढ़ना है, चोला साम्राज्य। तो पहले क्या होगा, पहले हमने पढ़ लिया, पहला अध्याय पढ़ लिया, दूसरे नंबर पे दूसरा अध्याय पढ़ लिया, तीसरे बार में हमने क्या पढ़ा, चैप्टर 3। लेकिन हमें जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, इसके अलावा चैप्टर 5 है और चैप्टर 4 है, इनको एक साथ पढ़ना तभी लिंक बनेगा। कैसे, वो मैं बताता हूं। उत्तर भारत में 3 साम्राज्य हमने पढ़ लिए, चोल साम्राज्य ये पढ़ लिया 9वीं शताब्दी से 22वीं शताब्दी के बीच में। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है कि संघर्ष का युग, संघर्ष का हमें चौथा चैप्टर नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना सीधा 5वां चैप्टर। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक दूसरे चैप्टर में कि 3 साम्राज्यों किस तरीके से होता हुआ। लेकिन जब 10वीं सदी खत्म हुई, मतलब 1000 ईस्वी आई और 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में उत्तर भारत में संघर्ष का युग रहा। यहाँ पे कोई निश्चित कोई शासन नहीं रहा, किसी साम्राज्य का शासन नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे संघर्ष का युग रहा, लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं। और इसी बीच आपको पता है 1000 ईस्वी के बाद महमूद जो गजनवी था उसका आक्रमण हुआ, मतलब जो वह आक्रमण थे जो धर्म के प्रचार करने के लिए और मंदिरों को तोड़ा और धन लूटने के लिए एक प्रकार से उद्देश्य किए गए थे, वो इसी बीच हुए, इसलिए इसको कहा जाता है संघर्ष का युग। इसलिए आपको देखो पहले पार्ट में मैंने बताया, पहला चैप्टर 1 पढ़ लिया जहां पे आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा कि उस टाइम पे भारत दुनिया में क्या चल रहा था, यूरोप में क्या चल रहा था और अब वर्ल्ड में किस प्रकार से इस्लाम का उदय हुआ है। अब पार्ट बी में आपको पढ़ना चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 5। आपको चैप्टर 2 में मैंने बताया 3 साम्राज्य, चैप्टर 3 में बताया चोला साम्राज्य, चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है क्या कि जो संघर्ष का युग था। आपको डायरेक्ट चौथे चैप्टर पे नहीं आना, आपको ना डायरेक्ट 5वें पे, चौथा छोड़ देना, चौथा पढ़ना है इसके बाद। संघर्ष का युग 5वां चैप्टर 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में, ये जो पूरा घटनाक्रम क्या था 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में, वो सारा आपको चैप्टर 5 में पता चल जाएगा। अब चैप्टर 4 से आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना चैप्टर 4 में कि आर्थिक सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास। ये आपको 800 ईस्वी से लेकर 1200, अब इसमें पूरा कवर हो गया आपका। देखो समझ रहे हो, पहले हमने 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में कौन कौन से साम्राज्य रहे, कौन कौन से शासक रहे, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, इन 3 चैप्टरों में। और चौथा चैप्टर ऐसे हमने पढ़ा है कि 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में उस समय का समाज कैसा था, उस समय का समाज कैसा था।
ठीक है। उस समय का समाज कैसा था, मतलब कि चौथा चैप्टर है, इसमें हमने क्या देखा है कि जो आर्थिक सामाजिक जीवन शिक्षा और धार्मिक विश्वास, मतलब 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक, मतलब कि कुल मिला के 8वीं या 9वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के बीच में उस समय का भारत का समाज, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था, शिक्षा और धार्मिक विश्वास किस तरीके से था। तो अब क्या हो गया, हमारा 8वीं शताब्दी से लेके, ठीक है, और 12वीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास कंप्लीट हो गया, कौन कौन साम्राज्य रहे, उस समय का समाज कैसा था, हमने सारा ही कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट होता है क्या, दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जैसे ही 12वीं शताब्दी खत्म होती है और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है 1206 में। तो देखो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो चैप्टर है पढ़ने, वो पढ़ने सबसे पहले चैप्टर 6 आप लोग के पास बुक से, भाई आप लोग यहाँ पे टिक करते जाओ, आपको क्या 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 करना है, और कुछ भी छूट जाता है वीडियो में तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फिर से दोबारा देखकर आप सही तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर उसको कर सकें, ताकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बताने वाला जो बता रहा हूं। आपको दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ना है, चैप्टर 6 पहले, चैप्टर 7 और उसके बाद आपको चैप्टर 10 पढ़ना है। आपको 8 नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है चैप्टर 10 और इसके अलावा पढ़ना चैप्टर 8। अब चैप्टर 6 में क्या होगा, चैप्टर 6 में आप पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत पार्ट 1, 1200 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी का, मतलब जो 1200 से लेकर 14 ईस्वी का है, इसको 2 पार्टों में भाग कर दिया, 2 चैप्टर में को बांट दिया है, दिल्ली सल्तनत 1, दिल्ली सल्तनत 2, चैप्टर 6 और 7। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ममलूक वंश, गुलाम वंश था, और खलजी वंश और तुगलक वंश। क्योंकि जब तुगलक वंश था और 1400 ईस्वी के इसी टाइम पे 1398 में जो जिसका नाम था, आपको पता है क्या, तैमूर लंग, उसका शासन, उसका आक्रमण हुआ था। और जैसे ही आक्रमण हुआ तो 1400 ईस्वी से लेके जो 1525-26 तक का समय है, एक प्रकार से सैयद वंश और लोधी वंश का शासन तो रहा, दिल्ली सल्तनत तो थी, लेकिन शासन जो शासक है वो बदलते रहे, एक शासन में स्थायित्व नहीं हुआ, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं हुई। तो उस तरीके से हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत क्या किया है कि पहले 2 भागों में बांट दिया, दिल्ली सल्तनत 1, दिल्ली सल्तनत 2, और जिसमें हमने क्या पढ़ा, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, पहले 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, अब हमें पढ़ना सीधा 10वां चैप्टर। और 10वां चैप्टर क्या कहता है कि उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष कहां से, लगभग 1400 ईस्वी से लेकर 1525 तक। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो 1358 में तैमूर लंग आता है, और इसके बाद जो 1400 समय है उसके अलावा 1525 तक, क्योंकि 1525-26 में ही जो बाबर आता है, तो बाबर का आक्रमण होता है और लोधी जो इब्राहिम लोधी वो हार जाता है, उसको मुगल एम्पायर की स्थापना हो जाती है। इसलिए जो 1400 से लेकर 1525 के बीच का समय है, इस समय में हमें दिल्ली सल्तनत के का जो पार्ट 3 है वो हमें कवर करना है। दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 यहाँ पे हमने 2 कर लिए, दिल्ली सल्तनत 1, 2 यहाँ पे 3 होगा। लेकिन चैप्टर का जो किताब वालों ने बुक्स का नाम दे दिया उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष 1। वो इसलिए दिया क्योंकि इस समय कोई स्थायित्व नहीं था, इसलिए संघर्ष हो रहा था उसको शासन स्थापित करने के लिए, और इसी बीच है, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का ही अंग है। इसलिए दिल्ली सल्तनत हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 10। उसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी पूरी 1200 से लेके 1525 तक, क्योंकि 1525-26 के बाद में आपका मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। तो आपके मुगल दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर, 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर और 10वां चैप्टर। इसके अलावा आपको फिर लास्ट में पढ़ना है चैप्टर 8, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक और सामाजिक जीवन क्या था, मतलब कि शासन व्यवस्था कैसी थी, और उस समय का जो समाज था, सामाजिक जीवन था वो कैसा था, और आर्थिक विकास किस तरीके से हुआ, वो हम इसमें पढ़ लेंगे। इस तरीके से क्या हुआ, 6वां चैप्टर, 7वां चैप्टर और 10वां चैप्टर और 8वें चैप्टर में हमारी जो दिल्ली सल्तनत है वो कंप्लीट हो गई। अब देखो हमारा कितना इतिहास कंप्लीट हो गया, 800 से लेके 1525-26 तक का इतिहास पूरा कंप्लीट हो गया। पहले हमने पढ़ लिया 800 से लेके 1200 तक का इतिहास, फिर हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत 1200 से लेकर 1525 तक का है, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मुगल एम्पायर, लेकिन उसी के बीच हम लोग यही पढ़ेंगे मध्यकाल में, इसी दौरान, मतलब कि 13वीं तो 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में कौन कौन साम्राज्य हुए, विजयनगर किस तरीके से उदय हुआ 1350 ईस्वी के करीब में, तो वही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ भी वही चैप्टर दिया हुआ है। उसके बाद हम मुगल एम्पायर तो पढ़ना है, क्योंकि मुगल एम्पायर बड़ा एम्पायर था, पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक भी फैला था वो, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में इस तरह क्या घटनाक्रम चल रहा था वो भी हम साथ देखना है। तो इसी के लिए हम लोगों ने एक पार्ट डी बनाया जिसमें हम चैप्टर 9 को और चैप्टर 14 को पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में क्या है कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो बहमनी काल था, और इसी समय पुर्तगालियों का आगमन हुआ था 1500 के करीब, आपको पता है। तो 1350 से लेके 1565 तक का जो समय है साउथ इंडिया का, जिसमें विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, हम इसको पढ़ेंगे। और 1565 से लेके 1656 के करीब दक्कन में, दक्षिण भारत में क्या था वो भी हम इसी के साथ पढ़ लेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है,
पार्ट डी में चैप्टर 9 को और चैप्टर 14 को, चैप्टर 9 और चैप्टर जो 14 है हमें इसको कवर करना है। विजयनगर बहमनियों काल चैप्टर 9 और 14 में दक्कन और दक्षिण भारत 1656 तक, मतलब 1565 से लेके 1656 तक हम इसको कवर कर लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, पार्ट डी खत्म हो गया। देखो हमारे चार पार्ट खत्म हो गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। हमने इसको टोटल बांटा था कितने भागों में, ए बी सी डी ई एफ में बांटा था। हमारे 4 खत्म हो गए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब हमें कवर करना है पार्ट ई और पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमारा पूरा मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा और इसी के साथ हमारा मध्यकाल जो है वो भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद पढ़ेंगे हम, उसी के साथ हमारा खत्म हो जाएगा पार्ट ई। अब पार्ट ई क्या है, हम लोगों ने पार्ट डी पढ़ लिया है। पार्ट डी में हमने दिल्ली जो विजयनगर साम्राज्य था, बहमनी काल था, वो पढ़ लिया है। और इसके अलावा जो 1565 का समय था, इसके बाद दक्षिण भारत में कौन कौन से काल का कौन कौन से शासन आए, कौन कौन साम्राज्य आए, वो भी हमारा कवर हो जाएगा इसी पार्ट डी में। इसलिए हमें पार्ट डी में 9 चैप्टर को पढ़ना है और चैप्टर 14 को पढ़ना है, जिसमें दक्षिण भारत में 1656 तक, मतलब 1500 यहाँ दिया गया 1565 तक और 1565 के बाद से 1656 तक क्या हुआ। तो हमने पार्ट डी खत्म कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ई को, ठीक, क्योंकि हमारा जो 8वीं शताब्दी से लेके और 15वीं शताब्दी तक 1525 तक का इतिहास हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट ई को। पार्ट ई में एक चैप्टर है जिसमें है भारत में संस्कृति का विकास, चैप्टर 11, और 13वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के तक। मतलब इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली सल्तनत थी, तो दिल्ली सल्तनत के समय पे इस दौरान हमारी संस्कृति का किस तरीके से विकास हुआ, क्योंकि 13वीं सदी की शुरुआत से ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है और वो 15वीं सदी के एंड तक और 16वीं सदी की शुरुआत तक 1525-26 तक वो रहती है। तो यहाँ पे कुल मिला के एक प्रकार से ये कि जो दिल्ली सल्तनत है उस दौरान हमारी संस्कृति का विकास कैसे हुआ, भारत में संस्कृति का विकास, इसलिए हमने इसको अलग चैप्टर में कर लिया। वैसे हम इसको जो पार्ट सी है उसमें भी रख सकते थे, क्योंकि उसमें हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने 4 चैप्टर पढ़े, तो हम 11 चैप्टर को उसमें रख भी सकते थे। आप लोग चाहो तो इसको जब दिल्ली सल्तनत आप लोग कंप्लीट करो, उसी के साथ आप चैप्टर 11 है वो भी पढ़ लेना, लेकिन मैंने उसको बाद में रखा है क्योंकि यहाँ पे हमने पहले जो 11 जो चैप्टर डी है उसमें हमने साउथ में जो साम्राज्य चल रहे थे उनको पढ़ लिया, चैप्टर 9 को, चैप्टर 14 को, 14 को, और उसके बाद हमने पढ़ा है चैप्टर 11 जिसमें हम पढ़े हैं कि भाई भारत में संस्कृति किस तरीके से विकास हुआ। तो हमने एक प्रकार से पूरा एक पढ़ लिया है, तो इसलिए हमने उसको लास्ट में चैप्टर में रखा था ताकि वो कुछ कन्फ्यूजन ना हो। अब हमारा जो पूरा जो इतिहास है वो कंप्लीट हो गया है, कहाँ से, 8वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक या 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक 1525-26 तक। अब 1526 के बाद जो स्टार्ट होता है वो इतिहास होता है मुगल एम्पायर का स्टार्ट। इसलिए इस मुगल एम्पायर में सबसे जो पहला चैप्टर वो पढ़ते हैं 12वां चैप्टर, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष टू मुगल और स्थापना, 1524 से लेकर 1555 के बीच में। क्यों, क्योंकि 1524-25 में ही जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और जो बाबर है वो जीत जाता है, मुगल एम्पायर की स्थापना होती है। लेकिन बीच में आपको पता है जो शेरशाह सूरी है उसका भी शासन काल आ जाता है, इसलिए कोई स्थायित्व नहीं था। इसलिए इसी काल में उसमें संघर्ष हुआ था, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष हुआ था, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी भी आ गया था। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष टू और मुगलों की स्थापना, मतलब मुगल और उनकी स्थापना 1524 से लेकर 1556 तक या 1555 तक। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1555 में जो हुमायूं है वो वापस आ गया था। ऐसा क्यों, घटनाक्रम क्या था, 1526 से लेकर 1530 तक बाबर रहा, 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं रहा, लेकिन शेरशाह सूरी आ गया, इसलिए बाबर को जो हुमायूं उसको जाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद हुमायूं बाद तैयारी के साथ आता है 1555 में, और उसके बाद फिर जो शेरशाह सूरी है वो तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो है मुगल एम्पायर फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस काल को जो 1524 से लेकर 1555 तक रहा है इसको अलग रखा है, एक अलग चैप्टर में पढ़ा है। अब ये हमारा 12 चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब 1524 से लेकर 1555 का समय का जो भी ये चैप्टर था खत्म हो गया पूरा। इसमें मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अकबर का काल, क्योंकि हुमायूं के बाद जो शासन बनता है वो शासक बनता है वो कौन बनता है, अकबर, क्योंकि हुमायूं तो 1556 में ही मर जाता है, ठीक है, 1555 में। अब यहाँ पे 1556 से स्टार्ट होता है मुगल अकबर का काल स्टार्ट हो जाता है, और इस काल में क्या होता है, मुगल एम्पायर का सुदृढ़ीकरण हो रहा है। दृढ़ीकरण हो रहा है मतलब कि अब मुगल एम्पायर मजबूत हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ से जो अकबर है वो स्थायित्व प्राप्त हो जाता है, अकबर के लंबे समय तक शासन करता रहता है 1556 से लेकर 1605 तक। इसलिए हम लोग पहले 12वें चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे 13वें चैप्टर को। इसमें हम मुगल एम्पायर का ही जो अकबर है उसका काल पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का किस तरीके से स्थायित्व हुआ, उसका दृढ़ीकरण हुआ। इसके अलावा हम पढ़ेंगे चैप्टर 15वां 17वीं
सदी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध का मतलब होता है कि भाई कि 1600 से लेकर 1650, मतलब 7वीं सदी के पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जो पहले 50 साल है सदी के, उसको बोलते हैं पूर्वार्ध। तो मतलब 1600 से लेकर 1650 के बीच में। ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और जैसे 1605 में अकबर की मृत्यु होगी तो क्या होगा, इसके बाद शासक बनेंगे जहांगीर, उसके बाद बनेगा जो शाहजहां। तो 1605 से लेकर जो 1658 के बीच का समय इसको कहा जाता है क्या, 17वीं सदी का पूर्वार्ध। उसमें भारत कैसा था, तो इस चैप्टर में 15वें चैप्टर में 17वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत, इसमें हम जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल को पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय दोनों ही दो शासक रहे हैं। अब इसके बाद जो शासक बनता है शाहजहां का उत्तराधिकारी बनता है, वो बनता है, कौन बनता है, औरंगजेब। उनमें भी बहुत दासको हो गया, ठीक है, और औरंगजेब हो गया, इनमें भी युद्ध होते हैं उत्तराधिकार के लिए। तो ये जो हो गया, इसमें इसके बाद बनता है क्या, औरंगजेब। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया है 7वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत। इसमें हम शाहजहां और जहांगीर को पढ़ लेते हैं, ठीक है, शाहजहां और जहांगीर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं चैप्टर 16 मुगलों के अधीन आर्थिक और सामाजिक जीवन, मतलब जो मुगल एम्पायर था उस समय भारत का जो सामाजिक जीवन था, समाज था कैसा था, और आर्थिक स्थिति कैसी थी। इसके अलावा पढ़ेंगे चैप्टर 17, इसमें पढ़ेंगे हम सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियां, मतलब उस समय सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां किस तरीके से हो रही थी मुगल एम्पायर में। और इसके अलावा पढ़ेंगे हम चैप्टर 18 और चैप्टर 19। अब इस चैप्टर 19 दोनों ही जो औरंगजेब का शासनकाल था इस काल संबंधित है, क्योंकि 1658 के बाद से शासक बनता है वो बनता है क्या, औरंगजेब। क्योंकि 1605 से लेकर 1658 के बीच में जो शासक रहे वो रहे जहांगीर और शाहजहां, मतलब लगभग 50 साल लगभग, ठीक है। और इसके बाद जो मुगल एम्पायर का जो क्या बोलते हैं औरंगजेब है, वो अकेले 50 साल लगभग रहा है शासन में, ठीक है, 1658 से लेकर 1707 तक। तो इस समय क्या था, मुगल एम्पायर अपनी एक चरम ऊंचाइयों पर था, और इसके समय ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा था, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। इसलिए चैप्टर 17 है, इसलिए औरंगजेब के शासनकाल को 2 चैप्टर में बांटा है, चैप्टर 18 और चैप्टर 19। इन दोनों चैप्टर में हम मुगल एम्पायर उसका चरम उत्कर्ष पढ़ेंगे, और साथ में उसका विघटन पढ़ेंगे, क्योंकि इसी काल में उसका विघटन हो जाता है, उसका डेक्लाइन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, और औरंगजेब के शासनकाल में ही था। मतलब जब औरंगजेब शासक बना तो उस समय मुगल एम्पायर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था औरंगजेब के शासनकाल के आने तक। और जब बना तो उसने भी साउथ इंडिया था और उसका विस्तार करना किया, और वही उस पर भारी पड़ा। और इसी के शासनकाल में जो मराठा साम्राज्य था उसका भी उदय हुआ, जिसने भी उसको और तरीके से जो मुगल एम्पायर था उसके डिक्लाइन में भूमिका निभाई। तो हम ये जो चैप्टर हैं चैप्टर 18 और चैप्टर 19 इसमें मुगल एम्पायर का चरम उत्कर्ष और विघटन पढ़ेंगे। 18वें 19 में जो औरंगजेब का शासनकाल था, तो यहीं से हमारा जो मुगल एम्पायर है वो खत्म हो जाता है। खत्म का मतलब कि जो औरंगजेब है उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में, और इसके बाद जो है बाद का शासनकाल है वो मॉडर्निटी में आता है। और इसके बाद के जो मुगल एम्पायर थे या जो मुगल एम्परर थे, जो शासक थे, उनको उत्तर मुगल कहा जाता है, मतलब लेटर मुगल कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद के जो शासन रहे वो एक प्रकार से एक जो थे योग्य नहीं थे, ठीक है, योग्य नहीं थे, जिनकी वजह से जो शासन था वो एक प्रकार से कमजोर रहा, और मुगल एम्पायर का और जल्दी डिक्लाइन हो गया, और बाद में जो ब्रिटिश सत्ता थी उनको स्थापित करने में आसानी हुई। क्योंकि जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो भारत में अलग अलग क्षेत्रीय राज्य बट जाते हैं। पूरा मुगल एम्पायर जैसे बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, इस तरीके से कर्नाटक हो गया, अवध हो गया, ये पूरा शासनकाल एक अस्त व्यस्त हो जाता है पूरा इधर उधर। और इसी तरीके से जो ब्रिटिश थे उनको शासन करने में आसानी होती है अलग अलग राज्यों के एक करके। तो इस तरीके से हमारा पूरा मध्यकाल खत्म हो गया है, और हमने पूरा अलग तरीके से पढ़ा। इसलिए हमने क्या यहाँ पे देखा है, हमने इसको 4-5 मतलब 1-2, ठीक है, पार्ट A B C D E F में बांटा है। हालांकि पार्टी को आप पार्ट C में ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के 5 पार्ट बांट दिया है कि हमने 800 ईस्वी से लेके 1220 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ा है, ठीक है, समय कौन कौन साम्राज्य थे। फिर 1200 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक का जो दिल्ली सल्तनत थी उसको पढ़ा है। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर आ गया, तो मुगल एम्पायर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो हमें ये तभी समझ में आएगा जब हम एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे, तब समझ में नहीं आएगा। जब हम इस तरीके से चैप्टर को डिवाइड कर लेंगे कि भाई 800 से लेके 1200 ईस्वी तक का कौन से चैप्टर में इतिहास दिया गया, वो उनको हम सेट कर लेंगे। जैसे चैप्टर 2 चैप्टर 3 मैंने बताया, जैसे कि उसके बाद दिल्ली सल्तनत से संबंधित कौन कौन से चैप्टर हैं हमने उनको सेट कर लिया है, और मुगल एम्पायर से संबंधित कौन कौन से चैप्टर हैं हमने उनको सेट कर लिया है। और साउथ इंडिया में जो शासन थे, चाहे वो
जो बहमनी साम्राज्य था या विजयनगर साम्राज्य था या फिर जो चोल वंश था, हमने उनके चैप्टर अलग कर लिए जैसा कि मैंने बताया है। ठीक है, जैसे पार्ट डी में है। तो इस तरीके से जब चैप्टर आप अलग कर लेंगे तो आपको ये बुक्स पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और आप मिडाइवल इंडिया का इतिहास है बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये देख लिया। मैं फिर से बता देता हूँ कि पार्ट ए में आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, पार्ट बी में आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 4 पढ़ना है 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास। पार्ट सी में आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, पार्ट 6, 7, 10, 8 और इसी में आप पढ़ सकते हैं चैप्टर 11। पार्ट डी में आपको पढ़ना है चैप्टर 9 और चैप्टर 14, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या, जो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य वो पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पार्ट जो ई है उस या पार्ट ए आप उसका नाम दे दो, इसमें अपन मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे 5 चैप्टर 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 इस सारे चैप्टर किसमें आते हैं, मुगल एम्पायर में आते हैं। अब देखो, क्योंकि मध्यकाल में मुगल एम्पायर था, महत्वपूर्ण एम्पायर था, उसका बहुत लंबे समय तक शासन रहा, एक बड़ा साम्राज्य था, इसलिए उसका इतिहास है बहुत बड़ा वो है, इसलिए उसको हम इतिहास में ज़्यादा चैप्टर में उसको डिवाइड किया गया। क्योंकि मध्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत थी वो कि मध्यकाल में केवल दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर ही दो महत्वपूर्ण एक बड़े साम्राज्य के रूप में थे, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा है। हालांकि मध्यकाल को क्योंकि इस समय स्टेबिलिटी आ गई थी, मतलब कि भाई जो मुगल एम्पायर था वो भी एक शासन स्थापित हो गया था और दिल्ली सल्तनत था। इस समय जो 800 से लेकर 1200 ईस्वी का समय है, इस समय शासक तो था, लेकिन क्या हो रहा था कि जो एक शासन में जो स्थायित्व चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। हालांकि शासन तो साम्राज्य रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया है, चाहे वो पिथार वंश हो, पाल वंश हो या फिर राष्ट्रकूट वंश हो, ये शासन रहे हैं, हम इनके अंतर्गत पढ़ते हैं मध्यकाल में। लेकिन जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मुगल एम्पायर की स्थापना हुई, तो इस समय एक बड़े साम्राज्य थे और इस समय बहुत बड़ा सिनेरियो उत्पन्न हुआ हमारे इतिहास में, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा चैप्टर में डिवाइड किया गया। और चूंकि मध्यकाल की बुक्स है और चूंकि मध्यकाल के बारे में ही पढ़ाना है, तो इसलिए इसके बारे में ये चैप्टर दिए हुए हैं। इस तरीके से हमारा जो मध्यकाल है वो खत्म हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती वो होती है दिल्ली सल्तनत और मुगल से। उस समय की संस्कृति, उस समय कल्चर क्या था, और उस समय की शासन व्यवस्था कैसी, समाज क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक स्थिति क्या थी, ये सारे टॉपिक हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो मध्यकाल है जो कवर हो जाता है। मैं इसके लिए मैंने फिर से एक चार्ट ही बनाया था कि हमें मध्यकाल में क्या क्या पढ़ना था। देखो, मध्यकालीन भारत, इसको हमने पता है कि 8वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है, 8वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी के अंत तक। तो हमने इसको 2 भाग में बांट लिया था, 8वीं से लेकर 12वीं तक और 13वीं से लेकर 17वीं तक। तो इसमें देखो 8वीं से लेकर 12वीं तक जो भी शासक रहे हमने सबका पढ़ा। पाल वंश हो गया, पिथार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, पल्लव वंश, राजपूत साम्राज्यों का उदय। और इसी समय क्या हुआ, जैसे ही जब अरब वर्ल्ड में एक मुस्लिम शासन आया या फिर मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, इसी समय भारत में, उसके बाद मध्यकाल में ही भारत में क्या हुआ, मुस्लिम आक्रमण स्टार्ट हुआ। चाहे जैसे महमूद गजनवी हो गया, आपको पता है, जो 1000 से लेकर जो 1200 ईस्वी का समय, इस समय महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरियों के जो आक्रमण होते रहे, जो मोहम्मद गजनवी था 17 बार आक्रमण हुआ। तो इस समय भी क्या है, इस काल में इसका हुआ। फिर बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मोहम्मद गोरी ने जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको हराया तराइन द्वितीय युद्ध में 1192 में। उसके 1206 में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो इसको हम 13वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक के एक अलग को मध्यकालीन भारत के इतिहास को एक अलग पार्ट में पढ़ते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत पता है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश 1206 से लेकर 1526 तक, और 1526 से लेकर 1707 तक मुगल एम्पायर। 1707 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद का समय 1707 से लेकर 1857 का, इसको मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जो बहादुर शाह प्रथम है या फिर जहांदार शाह है या फिर फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह रंगीला है, ये सारे शासक थे वो इसके अंतर्गत इस काल में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा मध्यकाल है, आप लोग उसको अच्छे तरीके से देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि भाई क्या क्या मध्यकाल के अंतर्गत पड़ता है। तो मध्यकाल में इस तरीके से हमारी जो पूरी बुक्स है वो काफी कंप्लीट हो जाती है, और हम इस तरीके को अच्छे से चैप्टर बाय चैप्टर उनको डिवाइड करके टॉपिक बाय टॉपिक डिवाइड कर देंगे। दिल्ली सल्तनत को अलग कर देंगे, मुगल एम्पायर को, और उसके अलावा जो बाकी विजयनगर बहमनी साम्राज्य था उनको अलग कर देंगे, और 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय है इसको अलग कर देंगे। इसमें कौन कौन साम्राज्य होता है भारत, दक्षिण भारत में, इस तरीके से हमारी पूरी बुक्स है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। चाहे वो आपका कोई भी टॉपिक हो और आपको अच्छे तरीके से कोई भी डाउट नहीं होगा, और आप यदि पहला चैप्टर उठाते हैं और सीधा लगातार पढ़ते रहते हैं तो आपको वो जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे में क्या होगा, मतलब वो मिक्स हो जाएंगी, वो आपको समझ में नहीं आएगा, भाई कोई लिंक नहीं बन पाएगी आपकी टॉपिक में, समझने में भाई आपकी लिंक कहाँ से। तो लिंक तभी बनेगी जब आप एक एक करके पहले डिवाइड कर लेंगे, भाई हम मध्यकाल में ये था 8वीं से लेके 7वीं तक था, आपने उसको 2 भागों में बांट लिया है। इसके अलावा हमें जो बाद का समय 13वीं से लेके उसको हम दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर 2 में बांट लेते हैं। उससे पहले का समय 800
800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का समय, या फिर मतलब 8वीं शताब्दी से मध्य से लेके 22वीं सदी तक का समय, उसको हम लोगों ने जो साम्राज्य रहे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, हम उन साम्राज्यों को अलग भाग में पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग पार्ट बना दिया है, इसके लिए अलग पार्ट बना दिया है, दिल्ली सल्तनत के लिए, मुगल एम्पायर के लिए अलग पार्ट बना दिया है। तो इस तरीके से हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता भी दिया कि भाई इन पार्टों में हमें इन टॉपिकों को कवर करना है, इन चैप्टरों को कवर करना है। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो जो पूरा जो मध्यकाल है हमें कैसे पढ़ना है वो समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट रहता हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई मैं इसमें यहाँ पे डाउट था इतने मिनट पे या इस टॉपिक में, तो मैं फिर से आपको कमेंट में या वीडियो बना के आपको जरूर उसका बताऊंगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी मध्यकाल है और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतीश चंद्र मध्यकालीन भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप यूपीएससी हो या किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो आप लोग, चाहे स्टेट पीसीएस हो या अदर स्टेट एग्जाम तैयारी कर रहे हो और उसमें हिस्ट्री आती है तो मिडाइबल इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारा यूपीएससी हो, यूपीएससी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। मेंस में आपका इस समय का जो कल्चर है इन शासन काल का, चाहे मुगल एम्पायर हो, दिल्ली सल्तनत था, उनका क्या योगदान है उस समय की जो हमारी संस्कृति के विकास में, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक स्वरूप क्या था उस समय का, पूरा हमें इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। और ये जो वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो समझने में कि भाई हमें इतिहास को समझ अच्छे तरीके से हमें समझा है, एक नए तरीके से हमें किस तरीके से चैप्टर डिवाइड करना है और समझ में आया तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। और साथ में और भी ऐसे बताएं कि किन टॉपिकों पे हमें कैसे वीडियो बनाना है यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए, और चाहे किस सब्जेक्ट का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, वीडियो आपके पास आते रहेंगे हमेशा और आप लोग नए टॉपिक पे वीडियो देखते रहेंगे। इसलिए आप लोग चाहते हो कि वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, ज़्यादातर पहुंचे, तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दें कि जब भी हमारा कोई वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो बताया है कि दिल्ली सल्तनत और जो मुगल एम्पायर था और पूरी जो मध्यकाल है वो किस तरीके से हमने इतिहास को पढ़ना है, पूरा हमने अच्छे तरीके से बताया है। और मैं यदि आपको तभी समझ में आएगा जब खुद इसका प्रैक्टिकल करेंगे, बुक्स रखेंगे और कुछ चैप्टरों में एक करके टॉपिक में डिवाइड करेंगे, एक पेज में एक अपने एक अलग से पेज में या किताब में ही अलग से लिखेंगे कि भाई हमें ये चैप्टर पहले पार्ट में पढ़ना है, इन चैप्टर को ये दूसरे पार्ट में पढ़ना है, इन चैप्टर को तीसरे पार्ट में पढ़ना, और एक करके आपके पूरे चैप्टर या पूरे आपका जो भी आपने कंप्लीट किया, आपने टॉपिक डिवाइड किए वो सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस तरीके से। तो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे। और वीडियो है तो ठीक है, मैंने बोल ही दिया है, और बाकी आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।